तो पिछली वीडियो में आपने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। अब उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगला हमारे पास टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब आप कहेंगे कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब आपने दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा, वन इज स्केलर क्वांटिटी, अनदर इज वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसा कि पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ में कि कूलम्ब्स लॉ किसके बारे में बताता है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स इंटरेक्ट हो रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो वहाँ पर तो हमने क्या केस डिस्कस किया था कि उस फोर्स की मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो उसकी डायरेक्शन का केस स्टडी करने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ को किस फॉर्म में स्टडी करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। +1 में आपने वेक्टर्स से रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट पढ़े हैं, उनमें से कुछ कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ भी करेंगे, वो धीरे धीरे हम डिस्कशन करेंगे उस बारे में। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई दो चार्ज पार्टिकल, दो पॉइंट चार्ज हम लेकर चल रहे हैं। एक चार्ज को हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट करवा दिया, Q1 से, दूसरे चार्ज को Q2 से रिप्रेजेंट करवा दिया। और ओरिजिन से जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर ये लाई कर रहा है, ओरिजिन से मान लीजिए ओरिजिन O से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे कितने डिस्टेंस पर ये चार्ज पार्टिकल लाई कर रहा है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, इसके पोजीशन वेक्टर से। मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1 से। इसी तरह से इस दूसरे चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये क्या हो जाएगा भाई, R2। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली हमने एक लाइन ले ली। अब क्या होगा भाई, दो चार्ज पार्टिकल हैं तो सीधी सी बात है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पर दो फोर्सेस का कंसेप्ट और बनेगा। एक फोर्स हम यहाँ पर लेकर चलेंगे भाई F12, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल Q1 ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सेकेंड चार्ज पार्टिकल Q2। और एक दूसरा फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगा भाई F21, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। जहाँ तक डिस्टेंस की बात है तो डिस्टेंस के केस में यहाँ पर देखिए दो डिस्टेंसेस के केस बनेंगे। जब हम इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, इस चार्ज सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्स निकालेंगे तो डिस्टेंस किस से किस की तरफ काउंट होगी, फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ। और वो डिस्टेंस हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करवाएंगे, इट विल बी R12। अब R12 का रिजल्ट आप कैसे निकालेंगे। अब +1 में आपने एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट पढ़ा था, तो बताइए क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बन रही। R2 की डायरेक्शन अगर हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हों तो ये एक R1 की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास ये है, R2 की डायरेक्शन ये है और R12 की डायरेक्शन हमारे पास ये है। तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही हों जिनकी डायरेक्शन सेम ऑर्डर में हो,
जिनकी डायरेक्शन सेम ऑर्डर में हो। तो जो थर्ड साइड होगी जिसकी डायरेक्शन उनके ऑर्डर के अपोजिट है, तो वो थर्ड साइड उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी और उसको एक्सप्रेस किया जाएगा सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से क्या लिखा जा सकता है कि जो R1 प्लस R12 ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू R2, क्योंकि यहाँ पर R2 जो है वो इनका रिजल्टेंट है और ये दो सेम ऑर्डर वाले हमने वेक्टर लिए हैं, तो इन दोनों का सम हमने R2 के इक्वल रिप्रेजेंट कर दिया। अगर R12 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये R1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, R12 की वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी R2 माइनस R1। इसी तरह से अगर हम इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स का केस निकाल रहे हैं, F12 का केस निकाल रहे हैं, तो फिर डिस्टेंस किस साइड में काउंट होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, उस केस में फिर डायरेक्शन ये ली जाएगी और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई R21 से। उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में फिर ये दोनों सेम ऑर्डर में हो जाएंगे और R1 क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑर्डर में। तो जैसे हमने R12 का केस निकाला था, ऐसे ही R21 का केस भी आप निकाल सकते हैं। अब हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं भाई। तो F21 का केस मान लीजिए यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं, तो F21 की वैल्यू जो होगी, अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म में केस स्टडी कर रहे हैं तो विद एरो मार्क रखेंगे भाई इसको। F21 ये किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब F21 कौन सा था, सेकंड चार्ज के ऊपर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट, तो डिस्टेंस कौन सी काउंट होगी, R12। तो ये आ जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। अब यहाँ तक तो ये किस चीज़ का केस हो गया, मैग्नीट्यूड का। अब क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं इसलिए डायरेक्शन का केस लेने के लिए एक क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए R12 के साथ कैप लगा देंगे। ये R12 यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को। तो R12 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, इट विल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को आप दो फॉर्म में ले सकते हैं, या तो एरो मार्क हटा दो या फिर यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखकर और उसके साथ क्या लगा दो, मॉडुलस लगा दो। ये दोनों ही फॉर्म सेम माने जाएंगे। तो उसके बेस पर आपके पास अब ये R12 की वैल्यू जो यहाँ से निकाली है ये यहाँ पर रखेंगे, तो F21 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, F21 की वैल्यू इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में है Q1 Q2 और अपॉन क्या था, R12 स्क्वायर। साथ में R12 जो हमने यूनिट वेक्टर लिया था उसकी जगह पर क्या रखा जाएगा, R12 वेक्टर फॉर्म और नीचे R12। इसको फर्दर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 पावर स्क्वायर ये है और भाई 1 पावर ये है, पावर ऐड हो जाएंगी R12 क्यूब और यहाँ पर R12 वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। अब R12 का रिज़ल्ट हमने पहले निकाला था, ये रहा R12 का रिज़ल्ट। ये R12 का रिज़ल्ट आप कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब और ये आ जाएगा भाई R2 माइनस R1।
अब यहाँ पर भी R12 आ रहा है, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ रहा है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इसको हम ले सकते हैं R2 माइनस R1 मॉडुलस क्यूब ले सकते हैं। वेक्टर फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और ऊपर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में ये आ ही रहा है। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा F21 का। इसी तरह से F12 का भी आप निकाल सकते हैं। वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन जहाँ पर आप R12 ले रहे थे उसकी रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगी, R21 से, R21 से। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं R21 का क्या हो जाएगा, क्यूब, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा अब R1 माइनस R2। इसी को फर्दर आप ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 को फिर वही R1 माइनस R2 मॉडुलस का क्यूब और ऊपर R1 माइनस R2। अब मॉडुलस में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, उसका मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। -7 का मॉडुलस भी 7 होता है, -7 का मॉडुलस भी 7 होता है, और 7 का मॉडुलस भी क्या होता है, 7 होता है। इसीलिए चाहे हम R2 माइनस R1 का क्यूब कहें, वो भी वैल्यू वही लाई करेगी, और R1 माइनस R2 का क्यूब कहें, वो भी वही वैल्यू लाई करेगी। तो ये दोनों तो क्या आ गए, सेम रिजल्ट आ गए। हम कंपेयर करना चाहते हैं F21 और F12 को। तो देखिए F12 हमारा यहाँ से एक्सप्रेस किया जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इस R1 माइनस R2 मोड क्यूब की जगह पर R2 माइनस R1 लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा भाई R2 माइनस R1 मोड क्यूब। अब यहाँ पर मॉडुलस में तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर तो ये यही रखा जाएगा, ये रखा जाएगा। तो इसको अगर आप R1 माइनस R2 को अगर आप R2 माइनस R1 फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक बाहर माइनस साइन लगा देंगे, तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1 माइनस R2 को R2 माइनस R1 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। तो इसको आप लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मोड क्यूब और R2 माइनस R1। लेकिन ये वैल्यू तो हमारे पास किसकी थी भाई, ये वैल्यू तो किसकी थी, F21 की। तो यहाँ से F12 बताइए, F12 किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ F21। मीन्स दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट आ गए। और ये ऐसा जो केस हमारे पास एक और कंसेप्ट में भी ऐसे ही चीज़ पढ़ते हैं, टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट एक्ट कर रहे हों। ऐसा कहाँ पर पढ़ा था हमने, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो कूलम्स लॉ आल्सो फेवर्स या आल्सो फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।